हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑन अध्यापक अकेडमी पर, जहां हम कर रहे हैं सीटेट एसएसटी दिसंबर 2024 के लिए प्रिपरेशन। तो अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं, ये हमारा लक्ष्य बैच है जो कि फुली एनसीईआरटी पर आधारित है। इसमें हम सामाजिक विज्ञान के लिए, जो कि हमारा पेपर सेकंड होता है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और एसएसटी की सीडीपी कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा क्लास 6 ज्योग्राफी का पार्ट 5 है। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 4 तक कंप्लीट किया था। ये वीडियो हमारा पार्ट 5 रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारी इन वीडियोस से अपने सीटेट एसएसटी दिसंबर के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो आपको ना ही एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता है, ना ही कोई पेड बैच लेने की आवश्यकता है। और वीडियो कंप्लीट होते ही हम आपको इन नोट्स की पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, और जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप बाकी वीडियो ज़रूर जाके देखिएगा, आपकी बहुत हेल्प होगी और ना ही आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। और आप अगर वीडियोस को अच्छी तरह से देख कर जाते हैं तो सीटेट में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको हमारी वीडियो में से ना मिले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं आज का हमारा पार्ट 5 क्लास 6 का ज्योग्राफी। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो तक पार्ट 4 में हमने 5th चैप्टर तक कंप्लीट किया था ज्योग्राफी का। ये हमारा चैप्टर 6 है। देखते हैं इसमें क्या गया है। तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ मोटी मोटी बातें, इसमें हमें जानना है कि पहाड़ कितने प्रकार के होते हैं और पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ किस प्रकार से बनती हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं सीटेट में। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा पॉइंट है पहाड़ी और पर्वत। देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, पहाड़ी किसे कहते हैं? वह स्थलीय भाग जो आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है उसे क्या कहते हैं? पहाड़ी। और पर्वत किसे कहते हैं? जो 600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर खड़ी ढाल वाली पहाड़ियों को पर्वत कहते हैं। मतलब पर्वत होता पहाड़ी है, परंतु जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक हो और ढाल खड़ी हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे पर्वत कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए स्थल रूप है, देखते हैं। देखिए ये पर्वत है, ये पठार जो कि ज़्यादा उठानी समतल मेज के आकार का होता है पठार। और देखिए पहाड़ी है ये वाली जो थोड़ी थोड़ी उठी हैं, ये सब क्या है? पहाड़ी। और ये जो ऊंचे ऊंचे खड़ी डाल के देख रहे हैं आप, ये क्या है? पहाड़। और चलिए देखते हैं आगे, जैसे जैसे टर्म्स आते रहेंगे हम आपको समझाते रहेंगे। तो स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। तो देखते हैं कि स्थल पर विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ किस प्रकार बनती हैं। इनके दो प्रक्रियाएं होती हैं, पहला आंतरिक होता है और दूसरा होता है बाह्य। तो पहले आंतरिक को पढ़ते हैं। तो पृथ्वी के अंदर लगातार गति होने से बहुत स्थान पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं नीचे धंस जाती है। जैसे भूकंप हुआ हमारा, तो क्या कहता है? वो आंतरिक प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। तो आंतरिक प्रक्रिया के अंतर्गत क्या आता है? भूकंप। और बाह्य प्रक्रिया स्थल की लगातार बहने या टूटने की प्रक्रिया स्थल की लगातार बनने और टूटने की प्रक्रिया है। बाह्य प्रक्रिया क्या है? जो स्थल के ऊपर होता है। और पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। और अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है। तो अपरदन कैसे होता है? जैसे हवा, जल, वायु, इन सबको, तो ये क्या कहलाते हैं? बाह्य प्रक्रिया। अब देखते हैं निक्षेपण। निक्षेपण की प्रक्रिया कैसे कहते हैं? निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। तो पहले होता है हमारा क्या होता है? अपरदन। अपरदन से जैसे कोई कहीं से रेगिस्तान से मिट्टी किसी दूसरे उठा के ले गई हवा, तो उसे क्या कहते हैं? अपरदन। और जिस स्थान पर वो मिट्टी जो हवा लाई थी डाल दिया, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं निक्षेपण। आई होप आप समझ गए होंगे। और यह दोनों प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तरफ तथा बर्फ के द्वारा होती है। तो बाह्य प्रक्रियाएं इन तीनों के द्वारा होती है, जल, वायु और बर्फ। आप देखते हैं हमारे पर्वत, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सीटेट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। पहला वलित पर्वत, दूसरा भ्रशोंत पर्वत, तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत। इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं फ्रेंड्स कि कौन सा भ्रशोंत पर्वत का उदाहरण है, कौन सा वलित पर्वत का। तो चलिए देखते हैं। पहले हम देखते हैं वलित पर्वत। तो वलित पर्वत का उदाहरण है इम्पोर्टेंट हिमालय और आल्प्स पर्वत, और है अरावली,
और अरावली जो है विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। और नेक्स्ट है इसमें वलित पर्वत है उत्तर अमेरिका के अपलिशियन तथा यूरोस के यूराल पर्वत। तो ये क्या है, ये सारे वलित पर्वत के उदाहरण हैं, आप उन्हें याद करके जाइएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा ब्रशोंत पर्वत। डेफिनेशन लिखते हैं कि क्या होता है। खिंचाव के कारण धरातले भागों में दरार या भ्रंश पड़ जाते हैं। दरार या भ्रंश के कारण अवरोधी पर्वतों का निर्माण होने से इन्हें ब्रशोंत पर्वत भी कहा जाता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड तथा नीचे धसे खंड को द्रोणिका भ्रंश कहा जाता है। देखिए फ्रेंड, यह पृथ्वी पर दरार आई तो पर्वतों का निर्माण हुआ, तो जो भाग हमारा नीचे बैठ गया उसे क्या कहते हैं, द्रोणिका भ्रंश, और जो हमारा ऊपर उठा हुआ है ये वाला, उसे क्या कहते हैं, उत्खंड भ्रंश। आप इन्हें याद रखिएगा। देखते हैं इसका उदाहरण। इसका उदाहरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल 2 ही हैं। तो ब्रशोंत पर्वत के उदाहरण है यूरोप की राइन घाटी और वॉसेज पर्वत। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रशोंत पर्वत का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स दे दिया था, सारे के सारे उसमें थे वलित पर्वत के उदाहरण थे, बस एक ही था उसमें ब्रशोंत पर्वत का उदाहरण, वो था वॉसेज पर्वत। तो आंसर था हमारा वॉसेज पर्वत। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। इनका उदाहरण देखते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजीजामा। तो ये पूछ लेते हैं कि माउंट किलिमंजारो कहाँ पर स्थित है और फ्यूजीजामा कहाँ पर है। अब देखते हैं मानवकी पर्वत। यह प्रशांत महासागर में स्थित पर्वत सागर की सतह के नीचे स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये ऐसा पर्वत है, ये हमारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि सीटेट जो कि एनसीईआरटी में बॉक्स करके दी होती है। तो ये प्रशांत मानवकी पर्वत कहाँ पर है, प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है और इसकी लंबाई है 10,205 मीटर। अब देखते हैं पठार। पठार उठी हुई भूमि या सपाट भूमि होती है, यह आसपास के क्षेत्र से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसके ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। मैंने आपको अभी डायग्राम में दिखाया था। और देखते हैं एक बार फिर से। देखिए, ये है भूमि हमारी और इसके ऊपर जो थोड़ा सा उठा हुआ है ना, बिल्कुल सपाट है। देखिए पठार, और मेज के आकार के समान होता है ज़्यादातर, तो इसे क्या कहते हैं, पठार कहते हैं इसे। तो चलिए देखते हैं आप इसमें और देखते हैं क्या है। तो पठार हमने क्या पढ़ा, पठार सपाट व ऊंची भूमि होती है, आसपास के क्षेत्र से थोड़ा अधिक उठा होता है तथा ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। नेक्स्ट, अब इसमें एग्जांपल है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4,000 से 6,000 मीटर तक है। तो सबसे ऊंचा पठार विश्व का कौन सा है, तिब्बत का पठार, ऊंचाई है 4,000 से 6,000 मीटर तक। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी चीज़ की ऊंचाई समुद्र तल से मापते हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व की बहुत सी खनन क्षेत्र पहाड़ियों में स्थित हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये भी आप सारी डेफिनेशन याद करके जाइएगा, क्योंकि सीटेट में अगर आप डिटेल में नहीं पढ़ेंगे ना तो फिर आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न होती रहेगी और आप गलत मार्क करके आएंगे। तो इसलिए जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं आपने सब कवर किए। आप इन वीडियोस को अच्छे से देखिए, पीडीएफ बार बार रिवाइज़ कीजिए और सीटेट आने से पहले इन सबको कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपका स्कोर बहुत अच्छा रहे और आप आगे आने वाली वैकेंसी में एलिजिबल हों। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अफ्रीका का पठार। अफ्रीका का पठार सोने एवं हीरो की खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो किस लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स, सोना एवं हीरो के लिए। आगे देखते हैं। अब हमारा छोटा नागपुर का पठार, भारत। तो छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज़ के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। किस किस के भंडार पाए जाते हैं, लोहा, मैग्नीज़ और कोयला। पठारी क्षेत्र में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। अब कुछ जलप्रपात दिए गए हैं हमारे एनसीईआरटी में, देखते हैं। तो छोटा नागपुर के पठार में स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडूर जलप्रपात। तो हुंडूर जलप्रपात कौन सी नदी पर है, स्वर्ण रेखा नदी पर। तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात, और इसी प्रकार जलप्रपातों के उदाहरण हैं। तो ये दोनों जलप्रपात पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कौन कौन से, हुंडूर और हमारा जोग जलप्रपात। अब देखते हैं कुछ मैदानों के बारे में।
मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे समानतः समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। तो मैदानों की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? 200 मीटर। अब भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान इसका एग्जाम्पल है, और चीन में दिया गया है यांगत्से नदी का मैदान, इसके उदाहरण हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पार्ट 5। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और आप इसे देख सकते हैं, सारे का सारा पॉइंट टू पॉइंट है, और इसमें एनसीईआरटी के सभी पॉइंट हमने कवर किए हैं, क्योंकि ये नोट्स मैंने तब बनाए थे जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था। तो आई होप ये आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे, और आप इन्हें पढ़कर बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ। तो आपको किसी भी चैनल पर CTET SST के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर रिव्यू ज़रूर दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।